हेलो बच्चों, हम लोग आ चुके हैं एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग मैथ का पार्ट 1 और पार्ट 2 वास्तविक संख्या और बहुपद का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। इसमें टोटल 32 क्वेश्चंस हैं। बिहार बोर्ड में से पार्ट 1 मतलब बिहार बोर्ड में जो मैथ का एग्जाम होगा उसमें अगर पार्ट 1 से क्वेश्चन और पार्ट 2 से क्वेश्चन पूछेगा तो पूर्णतः रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो बोल रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम बच्चों, अधिकतम जो होता है वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, वो परिमेय हो या अपरिमेय हो, उन किसी भी दो संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं हो सकती है। अगर हम एग्जाम्पल का बात करें, मान लीजिए कहीं दिया हुआ है कि 2 और 3 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो अनंत है। अब अनंत कैसे हैं? क्योंकि हम 2 और 3 के बीच 2.1 भी बोल सकते हैं, 2.2 भी बोल सकते हैं, 2.3 भी बोल सकते हैं, या 2.01 बोल सकते हैं, 2.001 बोल सकते हैं। हम कुछ भी बोल सकते हैं, इसके बीच में बहुत सारे संख्या आ सकते हैं, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? अनंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? अनंत बोलेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, 2 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है अभाज्य संख्या। क्या बोल रहा है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या निम्नलिखित में से कौन है? 51 है, 61 है, 91 है कि 111 है? अब हम बोलेंगे 51 अभाज्य संख्या नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि जो 51 है बच्चों, वो 3 और 17 से कट सकता है, और जो संख्या किसी और से कट रहा है, एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाता है, उसको हम लोग अभाज्य नहीं कहते हैं। तो ये 3 से कट रहा है, 17 से कट रहा है, तो अभाज्य कहाँ से होगा ये? लेकिन अगर बात करें 61 का, तो 61 किसी और से कटता ही नहीं है। ये आप किसी भी संख्या से कटा के देख लीजिए, नहीं कटने वाला है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्या हो गया? मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी का और डी का, तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आप सी में देख रहे हैं 91 दिया है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रहा है? 91 दे रहा है। तो 91 तो बच्चों कट ही सकता है, 13 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। फिर दिया है यहाँ पर 111 दिया है, और 111 भी 3 से कट जाएगा बच्चों। इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे दिया है 3 नंबर क्वेश्चन कि 0.3, उस पर एक लाइन है, उसको लोग बार बोलते हैं। 0.3 बार का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप बताएं। मतलब कि इसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे, परिमेय में बदलेंगे, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद जो कांटे पीट करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमको बताना है। तो हम लोग बदल कर देखते हैं। 0.3 और उसके ऊपर लाइन है। देखिए बच्चों, बदलने का रूल समझिएगा, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है? लेकिन समझिए फिलहाल से कि 3 का 3 लिख दीजिएगा, जो दशमलव का सेम उतारिए, उसको बटा कर देंगे हम लोग। जितने अंक के ऊपर लाइन होता है, ये जो बार बोल रहे हैं, जितने अंक के ऊपर होता है उतना ही 9 नीचे आता है, बटा के नीचे आता है। तो हम लोग 1 9 लिखेंगे, चूँकि 1 अंक के ऊपर लाइन था। इसका मतलब हमारा आंसर 3/9 हो गया। लेकिन इसको काटने के बाद जो आंसर आएगा हमको वो लिखना है, तो हम बोलेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9। मतलब जो मेरा आंसर हो गया, क्या हो गया? 1/3 हो गया। क्या हो गया मेरा आंसर? 1/3 हो गया। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर सी सही है बच्चों। क्या है? ऑप्शन नंबर मेरा सी चाहिए। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि 5,15 और 20 के लॉस और मौसा का अनुपात बताना है। किसका इसका अनुपात बताना है? लॉस मतलब LCM, और किसका अनुपात बताना है हमको? मौसा मतलब HCF का हमको अनुपात बताना है। तो पहली बात तो ये कि हमको 5, 15 और 20 का लॉसा और मौसा पता होना चाहिए। तो आप रफ में इसका लॉसा और मौसा निकाल लीजिएगा। हमें पता है आप सभी बच्चों को आता होगा, और जिनको नहीं आता होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नंबर लिख देंगे कि हाँ 4 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत है, हम उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। अच्छा, यहाँ पर दिया है लॉसा और मौसा का अनुपात निकालना है। आपको पता होगा अनुपात मतलब बटा ही होता है। मतलब हमको लॉसा LCM बटा HCF मतलब मौसा कर देंगे, मेरा मैथ क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। इसका लॉसा और मौसा आप लोग शॉर्टकट में अपना मन में या रफ में निकाल लीजिएगा, ठीक है? हम निकाल लेते हैं। इसका जो लॉसा होगा वो होगा बच्चों 60 होगा,
और जो मौसा होगा बच्चों वो 5 होगा। ठीक है बच्चों, अब इसको हम काटेंगे, हो जाएगा ये 12/1। क्या हो जाएगा बच्चों, हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम, क्या हो जाएगा 12/1। और 12/1 को हम बोलते हैं 12:1। देखिए हमारा ऑप्शन कहीं है 12:1, हम देखते हैं 12:1 कहीं एक है, 12:1 यहाँ डी में है, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, वो डी सही हो गया। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। किसका रूप होगा, सम संख्या का रूप होगा। तो मेरे प्यारो बच्चों इसमें सम संख्या का रूप कौन सा होगा, तो वो होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 2m होगा। 2m क्या है, सम संख्या का रूप है। अगर आपको इसको ट्राई करना है कि ये कैसे सम संख्या का रूप है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, जाँच कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे जाँच करना है आपको। हम सम संख्या बोला है, पूर्णांक बोला शुरू में, यहाँ पर हम मान रखते हैं 2, 1 मान लेते हैं यहाँ पर, फिर भी इसका आंसर 2 ही आएगा, है कि नहीं है। फिर 2 मान के रख लेते हैं, फिर भी इसका आंसर 4 आ रहा है। फिर 3 मान के रखेंगे तो इसका आंसर 6 आ रहा है। मतलब कुछ भी मान रख सकते हैं। देखिएगा जो आंसर होगा, जो मेन आंसर आ रहा है वो केवल सम आ रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी ही सही है। ठीक है बच्चों, इस मैथ को अगर आपको बेहतरीन समझना है तो आप फिर इसका कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो हम बना देंगे, चूँकि अभी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन चल रहा है और बहुत बेहतरीन से समझाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसीलिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है आगे 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि P, क्या बोला है, यदि P और Q तथा Q मतलब 2 अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है, 2 अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका मौसा क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, वो मौसा हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है बच्चों, मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो डी सही होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, मतलब 0 से लेकर 50 तक कितनी विषम संख्याएं हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे किस्मत सवारों, 0 और 50 के बीच में 25 सम संख्याएं हैं और 25 विषम संख्याएं होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है बच्चों वो क्या बोल रहा है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या, क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या नहीं है। सॉरी बच्चों, क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो जब नहीं है इसका मतलब परिमेय चेक करना होगा, क्योंकि अपरिमेय नहीं है मतलब क्या होगा, वो परिमेय होगा बच्चों। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का, समझते हैं। ऑप्शन अगर हम देखें हम लोग बच्चों, तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर √10, √24, √35 एंड √121। तो परिमेय किसको बोलते हैं, जो रूट के अंदर नहीं हो। तो हम देख रहे हैं 10 है, वो 10 का अगर हम रूट तोड़ेंगे तो टूटने वाला नहीं है बच्चों। जो दिया है यहाँ पर कितना, 24 दिया है, 24 का भी हमारा रूट तोड़ेंगे बच्चों तो 24 टूटने वाला बच्चों भी नहीं है। आगे दिया है 35 का भी रूट तोड़ेंगे बच्चों तो रूट टूटने वाला नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर हम लोग रूट अंडर 120 का जाने तो इसका आंसर होता है 11। ये 11 का स्क्वायर है, मतलब इसका रूट टूट रहा है 11 आ रहा है। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है, चूंकि ये रूट में नहीं। आप लोग याद रखेंगे जो संख्या रूट के अंदर है वो अपरिमेय है, बाद में दुनिया का प्रत्येक संख्या ही परिमेय होता है। कोई दिक्कत, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा आगे जो प्रश्न आ रहा है वो आगे क्या आ रहा है, प्रश्न आ रहा है सबसे छोटी, क्या आ रहा है बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या आया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पहले बताइए हमको, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है बच्चों, क्या होता है, 2 होता है। और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है बच्चों वो क्या होता है, वो 4 होता है। क्या होता है, वो 4 होता है। और उनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे आंसर है वो आंसर सी हो गया। क्या हो गया, सी हो गया, चूँकि सी में ही दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में ही दे रहा है 8। कोई दिक्कत बच्चों, चलिए समझ में आ रहा है। हम लोग अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है बच्चों वो बोल रहा है 2 संख्याओं 18 का लॉसा 36 दिया है, मतलब एलसीएम दिया है बच्चों, क्या दिया है, एलसीएम 36 दिया है। मौसा मतलब एचसीएफ दिया है बच्चों, क्या दिया है, एचसीएफ भी दिया है 2। हमको ए का मान निकालना है। ये क्वेश्चन 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है, देखिए समझना हमको होता है कि हम लोग पढ़े थे पहले सूत्र कि HCF गुने LCM इज इक्वल टू A इंटू बी होता है।
मतलब किसी भी दो संख्याओं का HCF गुने उन्हीं दोनों संख्याओं का LCM बराबर जो होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के होता है। तो हम वही सूत्र यहाँ पर लिख दिए हैं कि HCF गुने LCM बराबर A गुने B। अगर हम यहाँ गौर करें तो यहाँ पर एक संख्या A दिया है, लेकिन एक संख्या 18 दिया है, और लौसा दिया है 36, और मौसा दिया है 2। तो मौसा कितना है, यहाँ मौसा है तो 2 दिया है, हम 2 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ गुना है, हम इसको गुना लिखते हैं, ठीक है। यहाँ LCM है, मतलब लौसा है, दिया है 36, यहाँ लिखते हैं 36 को लिखा बच्चों। बराबर यहाँ पे है, हम लिखते हैं बराबर। यहाँ A दिया है, A का तो मान दिया ही नहीं है तो हम A लिख दिए, इंटू B दिया है, B का मतलब एक दूसरा संख्या जो दिया 18 लिख दिया हम लोग को, दिक्कत बच्चों। अब इसको बना लेंगे हम लोग, कट जाएगा यार 18 से कम 18, 18 दूना 36, यहाँ 2 दूना 4 बच गया। मतलब मेरा आंसर जो हो गया बच्चों वो 4 आंसर हुआ, 10 का B आंसर सही है। क्या है, 10 का B आंसर सही है बच्चों, सॉरी 10 का D। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या बोल रहा है, 3.27 3.27 और 27 के ऊपर बार दिया है, मतलब लाइन दिया है। क्या है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए पूर्णांक तो नहीं है बच्चों, क्योंकि पूर्णांक हम उसको बोलते हैं जो पूरा हो। पूर्णांक शब्द से समझ में आ रहा है, पूर्णांक उसको बोलते हैं इसको जो पूरा हो। तो ये पूरा तो होगा नहीं क्योंकि दशमलव में है, तो पूर्णांक तो नहीं है बच्चों, ठीक है। अगर हम बात करें परिमेय का तो रियल में ये परिमेय ही है, इसका ऑप्शन नंबर B ही सही होगा। चूँकि हम लोग इस अंक को भिन्न में बदल सकते हैं जो कि परिमेय ही होता है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। बात करेंगे प्राकृत का तो प्राकृत नहीं होता है, क्योंकि प्राकृत हम लोग गिनती की संख्याओं को बोलते हैं और ये गिनती की संख्या नहीं है, ये दशमलव में है। और अपरिमेय तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो रूट में होता है अपरिमेय। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर B हो गया है सही, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है 6x⁻10y एंड 12x² का महत्तम समापवर्तक है। महत्तम समापवर्तक होता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को हम लोग मौसा भी कहते हैं। ऊपर से हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं मौसा, मौसा शॉर्टकट हो गया, लॉन्ग कट होता है महत्तम समापवर्तक। तो बच्चों देखेंगे कि 6x⁻10y और 12x² का मौसा निकालना है, तो सबसे पहले गिनती में आते हैं। गिनती में देखते हैं कि इसका गिनती 6 और इसका गिनती 12 है, तो क्या मैच कर सकता है, दोनों में क्या कॉमन है, क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो बोलेंगे 6 है। चलिए ठीक है। दूसरा यहाँ पे अगर हम गौर करें तो यहाँ पे x कितना है, यहाँ पे x जो है वो 10 है। कितना x है यहाँ पे, 10, लेकिन यहाँ पे कितना x है, यहाँ पे 2 x है। तो कॉमन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा कॉमन, मतलब कि x² हो जाएगा, चूँकि दोनों में x² है, ठीक है बच्चों। y देखेंगे तो यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो y हो गया, मतलब इसका मौसा हो गया 6x²। याद रखिएगा मौसा निकालना होता है, इसका मतलब है दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में क्या मैच कर रहा है, मैचिंग वही हम लोग मौसा बोलते हैं, इससे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक ही बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इसका मतलब जो है यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, वो बोल रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी। क्या बोल रहा है, 2 तथा 2.5 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे परिमेय नहीं होता, यहाँ पे अपरिमेय होना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है वो पूरा अपरिमेय के फॉर्मेट में है, अपरिमेय के रूप में है। इसका मतलब क्वेश्चन भी अपरिमेय ही होता, यहाँ पर मतलब मिसप्रिंटिंग हो चुकी है, ठीक है बच्चों। चलिए खैर हम लोग अपरिमेय के अनुसार मैथ को हल करते हैं। चलिए जो क्वेश्चन का ऑप्शन है हम उसके अनुसार ही आंसर को बनाएंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है √11। देखिए ये √11 जो है, अगर इसको हम नियरेस्ट रूट के माने, मतलब कि जो ऐसा संख्या जो वर्गमूल निकलता हो जिसका, अगर नियरेस्ट देखें तो वो 9 है, और 9 का वर्ग क्या होता है, वो 3 होता है ना बच्चों, 3 होता है। इसका मतलब ये तो खुद बड़ा हो गया इन दोनों से वो खुद बड़ा हो गया, मतलब ये तो ऑप्शन नंबर हमारा ये गलत हो गया, अभी लगी। आगे देखते हैं √5 का। आगे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं √5 का। तो √5 का नियरेस्ट जो होता है वो होता है 4, मतलब इसका लगभग 2 कैरी में आंसर आएगा। चलिए ये तो इससे बड़ा है, इससे छोटा है, चूँकि ये 5 है तो 4 का 2 आता है, तो 5 थोड़ा हल्का बड़ा ही आएगा, मतलब ये आंसर हो सकता है। √22 दिया है, इसका भी आंसर निकालिएगा बच्चों, तो 16 का ही निकलता है 4 वर्गमूल, तो वही 16 ही बड़ा हो जाता है। यहाँ तो 22 दिया है, ये तो बड़ा होगा ही कंफर्म। यहाँ 12 दिया है, हम √9 का ही आंसर देखते हैं, 3 आ रहा है, तो ये तो बड़ा है 9 से, मतलब इसका आंसर बड़ा आएगा। मतलब वो 2 और 2.5 के बीच केवल √5 का ही आंसर आने वाला है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 64 के वर्गमूल, 64 का क्या बोला है,
वर्गमूल, 64 का वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देना है। मतलब भाग कौन चीज से देना है हमको? भाग देना है 64 के घनमूल से देना है भाग। ठीक है बच्चों, ये 64 का वर्गमूल हो गया, ये 64 का घनमूल हो गया, हम यहाँ भाग कर रहे हैं तो कितना आंसर आएगा। तो देखिए बच्चों, अगर हम 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से अगर भाग दे रहे हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो हम लोग निकालते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए 64 का वर्गमूल होता है 8, ठीक है, भाग देना है 64 का घनमूल होता है 4, इसको हम भाग करेंगे तो 4 दूना 8, मतलब मेरा आंसर क्या हो गया? वो 2 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया? वो बी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। हाँ, अब जिन बच्चों को ये दिक्कत हो कि नहीं 64 का घनमूल 8 कैसे हुआ, 64 का वर्गमूल 8 कैसे हुआ, 64 का घनमूल 4 कैसे हुआ और 64 का वर्गमूल 8 कैसे हुआ, तो वो बच्चे, उनका बेसिक्स कमज़ोर है, वो बच्चे ध्यान दें मैथ पे। मेरा मैथ का सीरीज चलेगा, जब मैट्रिक एग्जाम हो जाएगा उसके बाद 1 मार्च से हम शुरू करने वाले हैं मैथ का एक सीरीज जिसका नाम है रामानुजन सीरीज। क्या नाम है? रामानुजन सीरीज। अब रामानुजन सीरीज इसलिए नाम रखा चूँकि रामानुजन अपने भारत देश के एक बहुत महान गणितज्ञ थे, पूरी दुनिया में विश्वविख्यात थे। मतलब इनके नाम पर एक सीरीज शुरू करेंगे जहाँ पे हम लोग शुरू बेसिक से, मतलब समझिए जोड़ घटाव से, कहाँ से हम लोग, मतलब हम लोग जोड़ घटाव से शुरू करेंगे और जोड़ घटाव से शुरू करके मैट्रिक लेवल तक का जो मैथ होगा वहाँ तक टच किया जाएगा। और उसके अंदर जो भी मैथ पढ़ाया जाएगा वो हर एक कंपटिशनल एग्जाम के बेस को देखते हुए पढ़ाया जाएगा, जिससे कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसका मैट्रिक तो मौजूद हो, उसका बेस तो मौजूद हो, वो किसी कंपटिशनल एग्जाम में बैठ के अपने मैथ को प्रिपरेशन करके पूरा अच्छे से दे पाए, उस लेवल से पढ़ाया जाएगा इस रामानुजन सीरीज में। ठीक है बच्चों, तो जो व्यक्ति आपके या आप खुद अगर चाहते हैं कि मैट्रिक बाद कोई कंपटीशन का एग्जाम दे, पॉलिटेक्निक का, ITI का, या कोई भी एग्जाम देने वाले हैं आप, या भविष्य में कोई जॉब वगैरह करने वाले हैं, तो आपका बेसिक्स मौजूद होना चाहिए, जिसके लिए सीरीज आपको देखना जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न बोल रहा है वो बोल रहा है क्या कि x⁻n+1 का एक गुणक x+1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा। तो किसका गुणक है तो वो जरूरी नहीं है कि वो विषम हो, जरूरी नहीं है कि सम हो, वो नेगेटिव तो होगा ही नहीं, वो धनात्मक ही कंफर्म होगा। ठीक है, किसी का गुणक धनात्मक ही होता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, यदि प्रथम, क्या बोल रहा है, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, क्या है? योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा। मतलब कि 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग क्या दिया है? वो n दिया है, तो n किससे कटेगा? सिंपल सा बात है, ये संख्या किससे कटेगा बच्चों? 4 से कटेगा, 6 से कटेगा या 8 से कटेगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। चेक क्या करते हैं बच्चों कि 13,986 दिया है वो कंफर्म 2 से कट सकता है। अब क्यों कटेगा? क्योंकि लास्ट में जिसका 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 से कटता है, तो यहाँ 2 से कटने वाला है। चलिए और देख रहे हैं लास्ट में 8 6 है, डबल देख रहे हैं, तो 8 6 जो है वो 4 से नहीं कटने वाला है। इसका मतलब ये 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि 4 से जो विभाज्यता का रूल है, डिविजिबिलिटी का जो नियम होता है, उसके अनुसार लास्ट का 2 अक्षर अगर 4 से कटने वाला है तो वो संख्या पूरा 4 से कटता है। यहाँ पे हम देख लिए 86 4 से कटने वाला नहीं है, 86 4 से कटने वाला नहीं है, इसलिए 4 से कटने वाला नहीं है। लेकिन हम 2 से कटने वाला चेक किए थे। क्यों चेक किए थे? क्योंकि 6 से कटने के लिए 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए बच्चों। तो 3 से चेक देख लेते हैं, तो ये 3 से देखने के लिए देखिए, 3 से ये कट जाएगा, चढ़ाइए, 3 से ये कट जाएगा, हटाइए, 8 1 9 जुड़ के 9 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, वो 3 से कट जाएगा, हटाइए, 6 3 से कट जाएगा, हटाइए, मतलब सब कट रहा है, मतलब 3 से ये कटने वाला है। और 2 से शुरू में हम चेक किए थे, 3 से भी चेक कर लिए, इसका मतलब 2 और 3 दोनों से कट रहा है, इसका मतलब ये 6 से कन्फर्म कट जाएगा बच्चों। और जो संख्या 4 से नहीं कट रहा था बच्चों, वो 8 से कभी नहीं कट सकता है। ठीक है, इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा? मेरा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर वो बी होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, डिविजिबिलिटी का रूल अगर आपको ना पता तो वो समस्या हो सकता है, तो इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के हम डाल देंगे, जिसमें 12 या 13 या 15 तक का विभाज्यता के नियम हम पढ़ा देंगे। अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ये सब बेसिक चीज़ें हैं और हर एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, आप लोग गौर करें, पढ़े बेहतरीन से, मैथ बहुत हल्का विषय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि पाई है। क्या बोल रहा है? पाई है। पाई कौन सी संख्या है? पाई परिमेय है, पाई अपरिमेय है, पाई पूर्णांक है, पाई सभी है, मतलब इनमें सभी संख्या है तो नहीं। पाई एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। देखिए, अगर पाई का मान पूछेगा, मतलब 22/7 पूछेगा, वो एक परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है?
एक परिमेय संख्या है, बट अगर पाई पूछेगा तो वो अपरिमेय है। अब आप सोचिए कि पाई परिमेय है, पाई अपरिमेय है और उसका मान जो है 22/7 वो परिमेय क्यों है, तो उसका एक अलग मेथड होता है, कभी समझाया जाएगा अच्छा से। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन क्या आ गया, आगे क्वेश्चन होगा, यदि बहुपद x² प्लस पी एक्स माइनस क्यू, क्या दिया है, x² प्लस पी एक्स माइनस क्यू। ये पार्ट 2 का क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। अब हम लोग पार्ट 2 में प्रवेश कर चुके हैं। के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान क्या होगा, क्या पूछ रहा है, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, क्या बोल रहा है, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। अच्छा बच्चों, द्विघात बहुपद के बच्चों क्या होते हैं, दो शून्य होते हैं, एक अल्फा एक बीटा होते हैं, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन बोल रहा है कि वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा, मतलब 1/बीटा। देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है उलट देना, जैसे 4 है, अब 4 का व्युत्क्रम मतलब 4 को उलट दीजिए। अब 4 को उलटिएगा तो 1/4 हो जाएगा। जिसका व्युत्क्रम बोलेगा उसको उलट दीजिए। अगर बोलेगा इंसान का व्युत्क्रम तो इंसानों को उलट दीजिए, तो गोड़ी ऊपर मुड़ी नीचे, वो व्युत्क्रम हो गया। तो यहाँ व्युत्क्रम बोला है तो हम लोग अल्फा इजकल टू 1/बीटा कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो बीटा इजकल टू 1/अल्फा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होता है, दोनों बात सेम हुआ, चूँकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एक दूसरे का अगर व्युत्क्रम है तो क्यू का मान निकालना है। किसका निकालना है हमको क्यू का मान निकालना है बच्चों। ठीक है, हमको क्यू का मान निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्यू का मान निकालते हैं। देखिए ये याद रखिएगा, जब भी व्युत्क्रम देके बोलेगा किसी का मान निकालने के लिए, आप अल्फा बीटा बराबर C/A फार्मूला को यूज कीजिएगा। चूँकि आपको पता है द्विघात बहुपद में शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, वो C/A होता है। तो जब भी द्विघात बहुपद में आपसे व्युत्क्रम बोल के किसी का मान पूछेगा तो आप अल्फा बीटा मतलब कि द्विघात बहुपद के शून्य का गुणनफल का सूत्र यूज कीजिएगा, मैथ अपने आप बन जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ बना के देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अल्फा का जो वैल्यू हो तो हम 1/बीटा लिखे हैं, तो यहाँ अल्फा के जगह हम लोग 1/बीटा लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, और बीटा की जगह तो खैर बीटा रहेगा ही, यहाँ पे गुना बीटा लिख दिया हम लोग, बराबर है तो यहाँ बराबर हो जाएगा। यहाँ C/A है तो बटा लगा दिए, C का मान, तो ये C का मान है -Q, तो -Q लिख दिए हम लोग। A का मान, तो A का मान यहाँ 1 है तो 1 लिख दिए हम लोग, जो कि 1 का मतलब है नहीं यहाँ पे। यहाँ बीटा से बीटा कट जाएगा बच्चों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ये माइनस वहाँ भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना होगा, तो हो जाएगा -1, चूँकि यहाँ तो 1 बचा था, बराबर Q, मतलब जो Q का यहाँ क्वेश्चन पूछा है Q का मान, तो Q का मान कितना है, -1 आ गया बच्चों। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। याद रखिएगा, जब भी आपसे व्युत्क्रम बोल के द्विघात बहुपद में ऐसा मैथ पूछेगा, आप गुणनफल निकालिएगा, शून्य का गुणनफल निकालिएगा, मैथ अपने आप बन जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे व्युत्क्रम ना पूछ के, कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, व्युत्क्रम ना पूछ के ऋणात्मक बोलता है, तो उस समय आप क्या बोलिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A का सूत्र लगाइएगा, मैथ बन जाएगा। खैर क्वेश्चन अगर आगे आएगा तो हम बता देंगे, नहीं आएगा तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न में से द्विघात बहुपद, क्या बोल रहा है बच्चों, निम्न में से द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और 2 है। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब 4 ऑप्शन दिया है। क्या दिया बच्चों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, हमको चारों में से चुनना है कि कौन सा ऑप्शन का जो आंसर है, जो शून्य का योगफल है वो -3 है और गुणनफल 2 है। तो देखिए योगफल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A, अभी हम पढ़ाए थोड़े पहले। और जो गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा बराबर C/A। इसी फॉर्मूला पर रख के हम देखते हैं, मैथ हमारा बन जाएगा। फर्स्ट रखते हैं ए वाला का, यहाँ पे B का मान 3 है और C का मान 2 है, तो यहाँ B का मान 3 है, -3 हो गया बटा A का मान तो 1 था, 1 हो गया। चलिए C का मान यहाँ पे कितना है, 2 है, 2 हो गया बटा 1 हो गया। अच्छा ये 2 आंसर आया है, -3 आंसर आया। अच्छा ये तो फर्स्ट ही मिल गया हमारा ना, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, और ऑप्शन लगेगा आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, मतलब हमारा 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। हम लोग आगे बढ़ते हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है कि यदि Px, क्या बोल रहा है, यदि Px x² - 3x - 4 हो तो Px का शून्य क्या होगा, Px का शून्य क्या होगा। मैं बच्चों आप लोग शून्य का निकालना जानते हैं, गुणनखंड भी से जानते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। हम इसका आंसर बोल रहे हैं, हाँ हम आंसर कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि हम बनाते इस तरह हैं बच्चों, हम सोचते हैं कि जो ऑप्शन दिया है
उसी ऑप्शन को हम एक्स के जगह पर डालते हैं। अगर डालने से अगर वो कट पिट कर और जीरो आंसर आया, इसका मतलब वो ऑप्शन सही है मेरा। चलिए रख के देखते हैं हम लोग, 2 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रखेंगे एक जगह तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पर, चूँकि स्क्वायर है। ये -2 3 6 हो जाएगा यहाँ पर, यह -4 हो जाएगा। आपको लगता है ये कट के 0 होगा? तो नहीं होगा, इसका मतलब ये गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, वो गलत है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गलती है। चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी की तरफ आते हैं। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 4, तो यहाँ रखेंगे मान, 4 का 16 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ तो 4 था ही पहले से ही, ये कट पिट के 0 हो गया। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, वो बी सही है बच्चों। क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। ध्यान देंगे बच्चों। आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है। क्या है? गुणनफल क्या है? 8 है। मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, वो 8 दिया है। तो ए का वैल्यू बताना है हमको। क्या बताना है हमको? ए का वैल्यू बताना है। तो बच्चों अल्फा बीटा जो होता है वो तो होता है माइनस, तो नहीं होता बच्चों, वो होता है c/a। क्या होता है वो होता है c/a होता है बच्चों। और बराबर 8 तो वो दिया है ऑलरेडी है। यहाँ पे हम देखते हैं c का वैल्यू कितना है। तो c का वैल्यू कितना है बच्चों? a है। c का वैल्यू कितना है बच्चों? a। और a का वैल्यू कितना है? 1 है। तो c का वैल्यू a हो गया और a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, बराबर 8। मतलब हाँ a का मान भी 8 आ गया। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो गया बच्चों? वो c सही हो गया। क्या हो गया? वो c सही हो गया। आपको सभी समझ में आ रहा होगा। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, समस्या होगा, कोई दिक्कत होगा, आप कमेंट सेक्शन में डालें कि हाँ ये क्वेश्चन दिक्कत हो रहा है। उस क्वेश्चन के लिए आपको अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना के डाला जाएगा। लेकिन मेहनत कीजिए बच्चों, अभी जितना कर सकते हैं कर लीजिए। 5 दिन बाद, 10 दिन बाद एग्जाम के बाद तो आपको रेस्ट करना है, घूमना फिरना, ऐश करना है, एंजॉय करना ही है, ठीक है बच्चों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? द्विघात बहुपद x² + 3x। क्या बोल रहा है बच्चों? द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक हैं। मतलब इसका शून्य बताना है बच्चों। शून्य क्या है? मान फिर रख दीजिएगा, उसमें 0 का फिट आ जाएगा, मतलब वो आंसर सही है। इसके अलावा और तरीका होता है। और तरीका क्या होता है बच्चों कि हम बता सकते हैं कि x² + 3x + 2 आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड। उसमें बनाए होंगे आप लोग कि x² + 2x + 2x + x + 2। इससे आप लोग हल कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं ना बच्चों। तो इस तरह आप लोग हल कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। हम बता देते हैं क्या है इसका आंसर आएगा, -2 और -1 आएगा। मतलब मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, वो ए सही। क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं लोग। आगे क्या बोल रहा है? यदि बहुपद x² + x - b। क्या बोल रहा है बच्चों? x² + x - b के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह है, तो ए का मान कहते हैं। देखिए अभी हम जब आपको व्युत्क्रम वाला कुछ समझाए, उस समय हम बताए थे कि अगर जब बोलेगा ऋणात्मक वाला विपरीत चिन्ह वाला, क्या करना होता है, उसमें अल्फा प्लस बीटा का यूज करना होता है। क्या करना होता है? अल्फा प्लस बीटा का यूज करना पड़ता है। जब व्युत्क्रम बोलेगा तो अल्फा बीटा कीजिएगा, विपरीत चिन्ह बोलेगा या ऋणात्मक बोलेगा तो आप अल्फा प्लस बीटा का यूज कीजिएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये बोला है विपरीत चिन्ह है, मतलब कि जब उसका शून्यक होता है बच्चों, वो अल्फा और बीटा होता है। विपरीत चिन्ह है, इसका मतलब अल्फा बराबर माइनस बीटा मानेंगे। क्या मानेंगे हम लोग? अल्फा बराबर माइनस बीटा मानेंगे, या बीटा बराबर माइनस अल्फा मान सकते, कोई दिक्कत नहीं होता बच्चों। लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पे अल्फा का जो मान हम लोग क्या रख दिए हैं, माइनस बीटा रख दिए हैं। तो यहाँ रखते हैं हम लोग माइनस बीटा, चूँकि अल्फा का मान माइनस बीटा यहाँ पे हम लोग रखे हुए हैं। चलिए प्लस बीटा का बीटा बराबर, अब माइनस का माइनस रख दीजिए और बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू तो यहाँ पे ए है, देख रहे हैं आप, गौर कर रहे हैं। यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू कितना है? ए है। तो यहाँ लिख दीजिए ए, और ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू कितना है? तो 1 है, तो 1 रख दिए। ये कट पिट के मर गया, यहाँ बचेगा 0। अब यहाँ बचेगा अगर 0 तो बराबर हो गया, यहाँ पर बचा ए है, चूँकि a/1 ए होता है, मतलब ए का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर डी सही बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही। देखिए यहाँ पे समझाना पूरे बारीकी तरह से संभव नहीं, चूँकि ये ऑब्जेक्टिव का वीडियो है, ये शॉर्टकट होता है। यहाँ पे हम समय देंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसे ही वीडियो बड़ा होने वाला है, फिर और भी बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम नहीं समझा पा रहे हैं शॉर्टकट उतना अच्छा से, बारीकी से, बेहतरीन से। लेकिन आपको अगर दिक्कत है तो आप बोलिएगा, हम एक इसका लॉन्ग कार्ड वीडियो बना देंगे जिसमें हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन से समझाया जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ है। क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर डी सही हुआ है, ठीक है बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 24 की तरफ। 24 क्या बोल रहा है बच्चों कि यदि 2x + y एंड जो कि इसको इक्वल है 2x - y इज इक्वल टू √8, तो y का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा घुमा दिया। ये याद रखिएगा, मैट्रिक में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन कंपटीशनल टाइप क्वेश्चन है बच्चों। चलिए इसको लोग बनाते हैं, ठीक है। दिया हुआ है कि 2x + y इज इक्वल टू √8,
ठीक है, चूँकि हम लोग इसको भी रूट कर दिए हैं, इसको भी कर देंगे, दोनों भाई को बटा कर देंगे। चलिए, फिर दिया है 2x - y इज इक्वल टू √8। अब √8 को हम लोग तोड़ लेते हैं। √8 को तोड़ेंगे बच्चों, √8 निकलता है 2√2। क्या निकलता है? 2√2 निकलता है। ठीक है बच्चों, 2√2 निकलता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है बच्चों? तो हो जाएगा 2√2। लेकिन यहाँ पे 2√2 हम लोग नहीं लिखेंगे बच्चों। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लिखेंगे इसको 2x + y रहने देंगे। इसको कर देंगे हम लोग 2^3/2। क्या बोल देंगे? 3/2। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये 3/2 कहाँ से आया? तो बच्चों 3/2 समझिए कहाँ से आया, क्योंकि जो 8 है यहाँ बच्चों, वो 8 2 का क्यू है, इसलिए ऊपर 3 लिख दिए हैं। और जो ये रूट है बच्चों, वो रूट मतलब होता है माथा पर, मतलब पावर में 1/2, उसके लिए बटा में 2 लिख दिए। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा 2x - y इज इक्वल टू 2^3/2। और जब आधार सेम होता है तो उसका पावर भी सेम होगा बच्चों, मतलब बराबर होगा। चूँकि दोनों बराबर है तो यहाँ पावर भी बराबर होगा, यहाँ आधार भी बराबर, तो पावर भी क्या होगा? बराबर होगा। मतलब यहाँ पे x + y इज इक्वल टू 3/2, यहाँ पे x - y इज इक्वल टू 3/2। बच्चों इसको मिटा रहे हैं, समझिए गौर से। ठीक है, क्या हो गया हमारा आंसर? x + y इज इक्वल टू 3/2 हुआ था, एक हुआ था x - y इज इक्वल टू 3/2 हुआ था। इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण युक्त से अगर बनाएं तो y से y कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2x। क्या बचेगा यहाँ पर? 2x। और ये दोनों जुड़ जाएगा बच्चों, हो जाएगा 3। और हम अगर इसको हल करें तो x का जो वैल्यू आएगा बच्चों, वो 3/2 आएगा। क्या आएगा? x का वैल्यू 3/2 आएगा। और इन दोनों में से किसी समीकरण में अगर डाल दीजिएगा 3/2 तो y का आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब यहाँ पे y का मान कितना होगा? 0 हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन अगर x का वैल्यू पूछता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही होता। लेकिन अभी क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। हम लोग आगे बढ़ते बच्चों। आगे जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है बच्चों? ये सब इजी क्वेश्चन है, ये सब बिहार में पूछता ही है। जितना दे रहे हैं आपको 32 क्वेश्चन का ये सेट है। 32 क्वेश्चन में आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 से मिलाकर बिहार में जितना क्वेश्चन पूछेगा आपको पूर्णतः सभी क्वेश्चन बनाया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को बेहतरीन से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और बना रहे हैं तो एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 से। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्वेश्चन था 25 नंबर कि बहुपद कौन नहीं है? बहुपद कौन नहीं है? तो बच्चों बहुपद कौन नहीं होता है? जिसके बटा के नीचे चर हो, मतलब ABCD हो, बहुपद नहीं होता है। ठीक है बच्चों, जिसके ABCD मतलब चर के माथा पर माइनस पावर हो, मतलब पावर जो हो माइनस में हो, क्या हो? पावर जो हो माइनस में हो। जिसमें रूट में चर हो, जिसके अंदर चर के पावर हो वो बटा में हो, वो सब बहुपद नहीं है। देखते हैं इन चारों क्वालिटी में से कोई भी एक क्वालिटी को फुलफिल करने वाला जो ऑप्शन होगा मेरा वही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं। इसमें तो चर कहीं चारों में से कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा, मतलब ये बहुपद है। इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा सही नहीं होने वाला है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो रूट में है लेकिन वो अचर है, मतलब गिनती है, ABCD नहीं ना है, तो ये भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं, तो यहाँ पे रूट में x है, मतलब चर है। और जहाँ चर मिल गया रूट में अंदर, या चारों में से किसी एक को फुलफिल कर दिया, इसका मतलब मेरा आंसर वो क्या हो गया? वही हो गया बच्चों। इसका मतलब मेरा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है, आगे बोल रहा है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? इसका मतलब फर्मा पूछ रहा है, ढांचा पूछ रहा है। तो हम बताएंगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। ax³ + bx² + cx + d। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे जो मेरा क्वेश्चन क्या है वो घात n के किसी बहुपद के शून्य को अधिकतम, क्या बोल रहा है? घात n के किसी बहुपद के शून्य को अधिकतम संख्या क्या होगा? अब देखिए बच्चों, अगर द्विघात है, x² का वाला क्वेश्चन है, द्विघात का शून्य 2 होता है, त्रिघात का शून्य 3 होता है। जितना घात उतना ही शून्य। तो यहाँ पे तो घात n बोला है तो शून्य भी n हो जाएगा। ये तो सिंपल सा कॉमन सेंस लगाने वाला चीज़ बच्चों। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है बोल रहा है P का, क्या बोल रहा है बच्चों? वो बोल रहा है P का मान जिसके लिए बहुपद इतना का पूर्णतः x - 2 से
भाज्य होगा। क्या होगा? x माइनस 2 से भाज्य होगा। देखिए x माइनस 2 से भाज्य बोला है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग इसको मैथ को और हल करें, इसी को हल कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब x का वैल्यू 2 निकल गया, तो यहाँ पे हम लोग हर जगह x का वैल्यू 2 डालेंगे, जितना कस्टमर का आंसर आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? मैथ बन जाएगा बच्चों। x का वैल्यू 2 डालने के बाद, ठीक है, हम डाल के रखते हैं। चलिए हटाइए, दिया हुआ है एक्स क्यूब, तो यहाँ 2 रखना है, तो 2 का क्यूब 8 हो गया। चलो बच्चों, यहाँ प्लस दिया है तो प्लस, फिर दिया है 4x स्क्वायर, मतलब 4 इंटू एक्स का तो 2 रखना था, तो 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। चले रहिए, माइनस पी इंटू एक्स का 2 है, प्लस 8, तो प्लस 8 कर दिए हम लोग। हल करते हैं, ये हो जाएगा 8 का 8 जोड़ 4, यहाँ 4 है मतलब 4 है, इंटू 2 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, जिसको 16 हो गया यहाँ पर। माइनस हो जाएगा 2p प्लस 8 हो जाएगा। इसको हम लोग हल कर लेते हैं बच्चों, हल कर लेंगे तो मेरा मैथ क्या हो जाएगा? वो मैथ बन जाएगा बच्चों। मैथ क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा। मैथ क्या हो? बन जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बराबर जीरो हम लोग करके बना लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 8, 16 और 8 है, इन सबको जोड़ेंगे तो 8, 16, 24 और 8, 32 हो गया। उधर जाएगा माइनस में, यहाँ 32 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, था -2p बराबर -32, क्या था? -32 था, ठीक है बच्चों। थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो रहा है चूँकि छोटा है डिस्प्ले इसका। चलिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ 2 से कट जाएगा, 16 हो जाएगा ये, मतलब p का वैल्यू 16 आ गया। ऑप्शन में कहाँ है? डी है, अच्छा डी, और ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px = x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के शून्यक हो तो अल्फा पावर -1, क्या बोल रहा है? अल्फा पावर -1, क्या बोल रहा है? अल्फा पावर -1, सॉरी बच्चों, अल्फा पावर -1 प्लस बीटा पावर -1 का जो है वो मान हमको यहाँ पे बता देना है बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए, तो चलिए हम लोग मान को निकालते हैं। दिया है अल्फा पावर -1 प्लस बीटा पावर -1, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 1/अल्फा हो जाएगा प्लस 1/बीटा हो जाएगा। चूँकि किसी भी चीज़ के पावर अगर -1 होता है तो वो उतना ही के बटा में आ जाता है, ठीक है बच्चों। ये सब बेसिक्स मैथ है, 7, 8 का मैथ है। बस अगर जिनको इस सभी चीज़ में समस्या हो रहा होगा, याद रखिए, रामानुजन सीरीज एक ऐसा मैथ का सीरीज है, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार एक ऐसा मैथ का सीरीज आने वाला है जो जोड़ से शुरू होकर आपको 10th लेवल प्लस कंपटीशन लेवल के पढ़ाई को बताने वाला है। याद रखिएगा बच्चों, ये यूट्यूब के इतिहास में पहली बार होने वाला है, इस तरह का सीरीज आने वाला है, ठीक है बच्चों। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अल्फा और बीटा का लघुत्तम अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा बीटा, इसका मान होता है -b/a, इसका होता है c/a, यहाँ a से a कट जाएगा, हो जाएगा -b/c। अब b का वैल्यू रख दीजिए, तो b का वैल्यू रखना हमको होगा अगर, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर थोड़ा मिट गया है, मिटा देते हैं हम लोग। यहाँ दे रहा है b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू दे रहा है 3, मतलब 2/3, -2/3 इसका आंसर आएगा, मतलब डी हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए हमारा 29वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या बोल रहा है बच्चों कि x⁻6 + 1 में अगर हम gx दिया है, x² + 1 से भाग दे तो px/gx का घात क्या होगा बच्चों। ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इसके पावर में से इसका पावर घटा लीजिएगा। इसका पावर कितना है? 6 है, कितना है? 6 है। इसका पावर कितना है? -2 कर दीजिएगा, ठीक है। पावर 2 था, इसलिए 4 आंसर हमारा आ गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया, ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। बच्चा वाला क्वेश्चन था बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बोल रहा है यदि, क्या बोल रहा है? यदि ABC त्रिघात बहुपद इतना के शून्य को हो तो AB + BC + AC का मान क्या होगा। देखिए ये 2 करके शून्यकों का योगफल आप लोग पढ़े होंगे, वही है 2 करके शून्यकों का योगफल होता है C/A। क्या होता है? C/A। यहाँ C का वैल्यू क्या है? 4 है, A का वैल्यू क्या है? 3 है, 4/3 आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या बोल रहा है कि 1.2, क्या बोल रहा है? 1.2 1 2 3 1 2 2 3 1 2 2 2 3 ऐसे ये आगे बढ़ते जाएगा। इसमें देख रहे हैं ये जो 2 है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये और आगे बढ़ते चलेगा और इस तरह की संख्याओं को हमको अपरिमेय बोलना पड़ेगा। आपको याद होगा बच्चों, हम बोले थे शुरू में बोले थे
कि जो भी संख्या है रूट के अंदर होती है वही केवल क्या होती है, वही केवल अपरिमेय होती है। लेकिन यहाँ पे अपरिमेय ये भी हो जाएगा, चूंकि इसके अंदर ये जो 2 है ये 2 बार आ गया, यहाँ पर 1 बार था, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 बार आ गया। इस तरह की संख्याओं को बोलते हैं अशांत अनावर्ती। क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती बोलते हैं। और अशांत अनावर्ती संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है बच्चों, चलिए वेल डन।